हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी अगस्त 2023। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत कार असेसमेंट प्रोग्राम को लेकर के, भारत एन कैप। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप अपनी कमेंट जरूर करें। आपका जो भी इसके रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू है आप जरूर बताएं, जिससे सीरीज को और भी बेटर बनाया जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अब ये जो एनकैप प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। क्यों लाया गया है? क्योंकि ये चाहते हैं कि हम इंडिजीनियस ही स्टार रेटिंग सिस्टम दें व्हीकल को। अब स्टार रेटिंग सिस्टम क्यों देना है और इससे क्या फायदा होगा? तो देखिए, व्हीकल को जब स्टार रेटिंग सिस्टम के तहत हम लाते हैं तो उससे पता चलता है कि व्हीकल में कितनी सेफ्टी है। अगर कोलिजन होता है, कोलिजन के टाइम पे व्हीकल कितना सेफ रहेगा, इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए स्टार रेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम। और ये अच्छा भी है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोलिजन के टाइम पे हमारी जो व्हीकल है वो ही प्रोटेक्टेड अच्छा हो तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि जो उसके अंदर ह्यूमन बैठे हैं उनको प्रॉब्लम होगा। तो समझते हैं इसको, पूरे स्टार रेटिंग सिस्टम को, कि ये क्या है और कैसे काम करने वाला है। देखिए, इससे क्या होगा कि जो इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद ही अपने व्हीकल को टेस्टेड करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और उनको 5 स्टार रेटिंग स्केल पर रेटिंग दिया जाएगा। और ऐसा कैसे होगा? यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिसका नाम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड, यानी कि AIS 197। उसके तहत ये जो स्टैंडर्ड सेट किए गए कि कैसे उसकी टेस्टिंग होगी, कैसे उसको इवेल्युएट करेंगे कि कितने स्टार मिले हैं, तो वो होगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के तहत। अब देखिए, इसमें जो AIS 197 है ये एक असेसमेंट मेथड है। इसमें व्हीकल के सिलेक्शन का प्रोसीजर है, किस तरीके से टेस्ट करेंगे, किस तरीके से उसको असेस करेंगे, तो वो सब चीज़ें इसमें डिटेल में बताई गई हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा AIS बनाया गया है, या फिर जो हम बात करें एन कैप बनाया गया है, एन कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये कार असेसमेंट प्रोग्राम बनाया गया है ये इंडिया ने नहीं, मतलब इंडिया ने तो बनाया है लेकिन ग्लोबल लेवल पे भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है, उसके तहत इंडिया ने भी इस तरीके का प्रोग्राम लाया है। ग्लोबल लेवल पे आप अगर देखोगे तो ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, जो यूनिवर्सल अडोप्टेशन है। हर कंट्री मतलब उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जैसा उसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन या चेंज करके। तो यूनाइटेड नेशन का मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड चलता है, उसी के तहत सारी कंट्रियां ये काम करती हैं। अब बात आती है कि एन कैप कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी व्हीकल जिसमें 8 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं, ठीक है, यानी कि पैसेंजर की मिला के 9, यानी कि 8-9 सीटें हो सकती हैं, 9 से ज़्यादा नहीं है, उस पर ये अप्लाई होगा। और उसका जो वेट है वो 3500 kg से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब कंडीशन कुछ भी हो, चाहे तो वो इंडिया में बनाई गई हो या फिर बाहर से आई हो, दोनों को ही ये टेस्ट करना पड़ेगा। और ये टेस्ट करेंगे तो इससे क्या है, वैसे ये टेस्ट उतना कंपलसरी भी नहीं है व्हीकल के लिए, लेकिन आप सोचिए कि जब इस तरीके का टेस्ट कुछ भी कंपनी करने लगती है, मान लो 4-5-10 कंपनी भी करती हैं, तो ये बहुत बेटर हो जाएगा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंज्यूमर वैसा ही व्हीकल सेलेक्ट करेगा ना जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, कि अगर इन केस कोलिजन हो गया तो प्रॉब्लम नहीं हो, गाड़ी थोड़ी सेफ हो, तो फिर अदर कंपनी भी अपने आप करने लगेंगे, ठीक है। अब इसमें चाहे जैसे कंबर्शन इंजन से चलती हो वो, जैसे या फिर CNG से अगर चलती हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सबको ये टेस्ट करना ही करना है। टेस्ट का प्रोटोकॉल क्या है? तो 2 तरीके के इसमें टेस्ट होते हैं। एक होता है अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, की कोई अडल्ट बैठा है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, और अगर कोई चाइल्ड है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाती है। अब टेक्नोलॉजी तो यूज़ की ही जाएंगी जब टेस्ट हो रहा है। तो 3 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। एक होता है फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, जैसे कि मान लो गाड़ी डायरेक्टली ऐसे टकरा जाए तो फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट की कितना इम्पैक्ट उसमें पड़ेगा। फिर एक होता है साइड इम्पैक्ट, की मान लो एक गाड़ी तो ऐसे जा रही है और एक ने यहाँ से आकर के इसमें मार दिया, तो फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट। और एक होता है साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट, कि मतलब पोल से अगर मान लो
गाड़ी का कोलिजन हो जाता है तो किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा और किस तरीके से उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा पर्टिकुलर किसी भी व्हीकल में। तो इस असेसमेंट के बेस पे दो तरीके की स्टार रेटिंग दी जाती है, एक एओपी और एक सीओपी, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। पूल इम्पैक्ट टेस्ट केवल एक ऐसा इम्पैक्ट टेस्ट है जिसमें मैक्सिमम 3 स्टार मिलते हैं, ठीक है। मतलब जब ये कंडक्ट किया जाता है कार के लिए तो उसको 3 स्टार मिलना ही चाहिए, 3 स्टार से कम है तो मतलब अच्छी रेटिंग नहीं है, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा स्टार उसमें मिलने ही चाहिए। अब क्या होती है टेस्ट की फॉर्मेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वॉलेंटरी है, कार मेकर को इनकरेज किया जाएगा कि आप टेस्टिंग करो, लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी। अब कंपलसरी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि तो ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, और फिर कंपलसरी इसलिए नहीं बनाया कि वॉलेंटरली कुछ लोग अडॉप्ट करेंगे इसको, और जब वॉलेंटरली कुछ लोग अडॉप्ट करेंगे तो अदर कंपनियों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनकी रेटिंग नहीं रहेगी तो जो कंज्यूमर अवेयर हैं चीज़ों से वो तो उनके व्हीकल परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने मैंडेट किया है कि टेस्टिंग होना चाहिए व्हीकल का, ठीक है। इसने एक लेबोरेटरी भी बनाई है इसके लिए, जैसे पुणे में है और चकन में है, तो इन लेबोरेटरी में जाकर के आप टेस्टिंग करा सकते हो। अब टेस्टिंग कैसे होगा, तो भाई ये जो अथॉरिटी है ये सिलेक्ट करेगा कोई भी पर्टिकुलर व्हीकल का मॉडल, जैसे अलग अलग मॉडल आते हैं गाड़ियों के, तो इसको कौन सा मॉडल टेस्ट करवाना चाहता है ये उस मॉडल को बोलेगा कि हाँ टेस्ट करो, जिससे कि सेफ्टी असेसमेंट हो सके सर्टेन केसेस में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पॉपुलेंट वेरिएंट तरीका भी हो सकता है, और या फिर जो MHR मतलब जो रोड वाला ये मिनिस्ट्री है उसने जो रिकमेंड किया है उस बेसिस पे भी हो सकता है। तो पॉपुलर वेरिएंट मतलब ऐसे कि मान लो कोई गाड़ी है जो बहुत ज़्यादा बिकती है, तो ये अथॉरिटी उस गाड़ी को मतलब जो कंपनी है उसको बोलेगी कि इसकी हमें टेस्टिंग करनी है, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसको वो किसी को रिकमेंड करती है कि नहीं आपको इसका करना है तो भी करना पड़ेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखो, तो सिग्निफिकेंस सबसे पहले है कि रोड सेफ्टी, जो भी कंज्यूमर है वो उसको एक क्या मिलेगा, एक इन्फॉर्म डिसीजन मिलेगा जब भी वो कार परचेज करेगा कि हमें कौन सा कार परचेज करना है, कौन सा कार ज़्यादा सेफ है। इसके बाद टेक्नोलॉजी, तो देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो अपने आप सेफ्टी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि एक कंपनी करेगी तो कंज्यूमर फिर बोलेंगे कि बाकी कंपनियों को भी करना होगा तभी जा करके हम परचेज करेंगे, है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद जैसे इसमें और क्या टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज किया जाएगा, जैसे डुअल फ्रंट एयरबैग हो जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग हो जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर हो जाएगा, जिससे कि कोलिजन कम से कम हो। कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग कैसे हो जाएगा, टेस्टिंग में तो कॉस्ट ज़्यादा लगते हैं, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि जो भाई हमारा भारत एनकैप प्रोग्राम है उसके तहत आप टेस्टिंग कीजिए तो आपको थोड़ा बहुत कंपनसेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, जैसे कि अथॉरिटी वो है तो उसने टेस्टिंग सेंटर बना रखे हैं तो आपको उधर जाके टेस्ट करना है, खुद का टेस्टिंग सेंटर नहीं मतलब बनाना है, सेटअप करना है। और इससे क्या हो जाएगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी, एक्सपोर्ट वर्दीनेस बन जाएगा, क्योंकि लोग बहुत अच्छे से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की या जो आउटसाइड से भी आ रही हैं अगर उनकी रेटिंग है तो वो उनको परचेज करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं सेफ्टी अच्छी है। ओके राइट, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उड़ान, यानी कि उड़े भारत का आम नागरिक स्कीम, जिसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली क्या है, कैग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि कैग ने ऑडिट किया है, किसका ऑडिट किया है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का। देखेंगे क्या होती है, सबसे पहले तो उड़ान के बारे में समझ लेते हैं कि भाई उड़ान क्या है। तो देखिए उड़ान का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत सिंपल है कि उड़ान चाहता है कि एक चीपर ट्रेवल हो, बेटर कनेक्टिविटी हो, कहाँ पे, अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट पे। देखिए दो तरीके के एयरपोर्ट होते हैं, एक होता है अंडर सर्व्ड और एक होता है अनसर्व्ड, है ना। तो जो अंडर सर्व्ड होते हैं वो मतलब कि जहाँ पे एक वीक में कम से कम 1 या 2 फ्लाइट ही जाती हैं उनको हम अंडर सर्व बोलते हैं। लेकिन जो अनसर्व होते हैं मतलब उनका ये होता है कि उनको ज़्यादातर
या तो जैसे जो सामान वगैरह आता है उसके लिए यूज करते हैं, या मिलिट्री पर्पज के लिए यूज किया जाता है, मतलब वहां पे कोई फ्लाइट नहीं जाती है, ठीक है, उनको अनसर्व्ड बोलते हैं। ओके, तो ये जो है इसलिए लाया गया था कि जो भारत का आम नागरिक है उसके लिए ट्रैवल बहुत सस्ता हो जाए और अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए। सस्ता होने के साथ साथ कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपको बड़े बड़े सिटी के लिए, जैसे बेंगलोर से दिल्ली जाना है तो फ्लाइट आराम से मिल जाएगी, दिल्ली से मुंबई जाना है तो मिल जाएगी, दिल्ली से हैदराबाद जाना है मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको क्या है, अगर दिल्ली से मान लो मैं बोलूँ लखनऊ जाना है तो भी मिल जाएगी, लखनऊ ठीक ठाक। कानपुर जाना है, झांसी जाना है, ठीक है, या फिर मान लो आपके जो जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं वो छोटे छोटे जो शहर हैं, टायर सेकंड और टायर थर्ड टाइप की जो सिटी है, वहां पे क्या, वहां पे कनेक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए ये लाई गई है कि जिससे ट्रेवल को चीप किया जा सके और कनेक्टिविटी को अच्छा बनाया जा सके, स्पेशली अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट पर। ये एक डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म है। डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है कि जिस स्टेट से डिमांड आएगी कि हमें रीजनल कनेक्टिविटी अपनी अच्छी करनी है, उसी स्टेट को इसका फ़ायदा दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं, जिससे कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ सके। अब ये लॉन्च कब की गई थी, तो 2017 में लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था, जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी थी उसको फुलफिल करना। और उसमें क्या बोला गया था कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को जो है हमें एनहेंस करना है, जिससे कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ सके। और इसके लिए हमें क्या करना है, हम जो है फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि ये जो कनेक्टिविटी है इसको एक इन्हेंस मिल सके, एक बूस्ट मिल सके, और ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो सके। देखिए, मिनिस्ट्री जो है वो सिविल एविएशन के अंतर्गत ही आएगा और इम्प्लीमेंट इसको किया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखेंगे इसके क्या फीचर हैं। तो सबसे पहला है कंसेंसस, सॉरी नॉट कंसेंसस, कंसेशन। तो कुछ कंसेशन इसमें दिए जाते हैं, कैसे, जैसे जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसेशन प्रोवाइड करते हैं एयरलाइंस को एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर को इस स्कीम में, मतलब ये कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे वाइबिलिटी गैप फंडिंग का भी यूज होता है। वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ मान लीजिए कोई सिटी ए है, ए से सिटी बी तक कोई फ्लाइट जा रही है जो कि अंडर सर्व एयरपोर्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक जब फ्लाइट जाएगी तो उसको उतने पैसेंजर नहीं मिलेंगे जितना कि उसका कॉस्ट आ रहा है। तो इस केस में क्या करेगी कि गवर्नमेंट उनको थोड़ा बहुत कंपनसेशन देगी, जिससे उनको लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि आज एक बार कनेक्टिविटी वाली फ्लाइट चलने लग गई तो हो सकता है कि लोग फिर आगे प्रेफर करें फ्लाइट से जाना एज कम्पेयर टू ट्रेन। तो इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ए से बी तक वो पहुंच भी जाएगा और उसमें जो गैप आएगा उसको बोलते हैं हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग। क्योंकि अगर लॉस होता रहेगा तो कोई भी प्राइवेट एयरलाइन ये काम करेगी नहीं, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। कंपनसेट करोगे तो वो काम कर देगी, क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया तो काम कर देगी। इसके बाद आती है रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड, आरसीएफ। तो ये क्या करता है कि जो भी नॉर्मल फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, जैसे मान लो दिल्ली से मुंबई जा रही है तो वहां पे तो बहुत उसको पैसेंजर मिलते हैं। तो वहां पे अब क्या करेगा कि जो ये कंपनसेट कर रहा है ना गवर्नमेंट, कि जहाँ पे अंडर सर्व एरिया में आप कनेक्टिविटी चला रहे हो तो आपको, आपका जो है पूरा जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है उतना नहीं निकल रहा है, तो उसको हम कंपनसेट करेंगे। लेकिन कंपनसेट कैसे करेगा, गवर्नमेंट खुद के पैसे नहीं देने वाला है। गवर्नमेंट क्या करने वाला है कि जो अभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उन पे चार्ज लगाने वाला है, कि आपके जो कनेक्टिंग रूट है जो पहले से अच्छे काम कर रहे हैं उन पे हम कुछ चार्ज लगाएंगे, और वही जो चार्ज लगा के जो पैसा आएगा वो पैसा हम अंडर सर्व्ड एरिया को दे देंगे, आपको वाइबिलिटी गैप फंडिंग में दे देंगे, है ना। इसके बाद जो है बजटरी सपोर्ट। बजटरी सपोर्ट भी गवर्नमेंट देना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे कनेक्टिविटी, मतलब सिंपली फ्लाइट का जो लॉस हो रहा है उसके लिए देना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का रिवाइवल हो, हेलीकॉप्टर्स बढ़े, इन सब चीज़ों के लिए वो देना चाहता है, मतलब अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना चाहता है। अब क्या इंपॉर्टेंस है रीजनल एयर कनेक्टिविटी की, सबसे पहले क्या है कि इससे रीजनल डेवलपमेंट होगा। क्यों, क्योंकि नई नई फ्लाइट्स आएंगी तो उसमें क्या होगा कि टायर सेकंड और टायर थर्ड सिटी में वो जाएंगी, जिससे जो लोगों की एस्पिरेशन होता है, कई लोगों का इच्छाएं होती हैं कि हम भी फ्लाइट से जाएं, तो वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और दूसरी बात क्या है कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि किसी स्टेट में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, कि कई छोटी छोटी सिटियों में एयरपोर्ट हैं और कहीं पे बड़ी बड़ी सिटियों में भी एयरपोर्ट नहीं है, तो वो जो गैप है वो भी सही हो जाएगा।
मोबिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा और एसेसिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि पीपल आराम से मोबिलाइज कर सकते हैं। जैसे डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी है, मान लो नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली आना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ, बट जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो आप इजीली आ सकते हो। ये ग्रोथ इंजन का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप जब ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो तो इससे क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। लोग देखेंगे कि ओ इंडिया में तो ऐसा चल रहा है, चलो हम भी इन्वेस्ट करते हैं, हमारी भी एयरलाइंस अच्छी हो जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे? जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो वहाँ पर बहुत सारी फ्लाइट जाती होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी कोई डिजास्टर वहाँ पे आएगा तो हमारे पास रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवेलेबल है ही, तो हमको की रिस्पॉन्स करके बहुत अच्छा रिलीफ ऑपरेशन वहाँ पे चला सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज और टूरिज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, स्वदेश दर्शन करेंगे, तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छा काम करेगी, कनेक्ट करेगी लोगों को लोगों से। अब लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है आइडेंटिफिकेशन। देखिए ऐसा बताया गया है कैग की रिपोर्ट में कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने कोई भी एक्सरसाइज यानी कि कोई भी मेहनत नहीं की है ये आइडेंटिफाइड करने में कि कितने हेलीकॉप्टर एलिजिबल हैं, ठीक है, उनका पोटेंशियल क्या है। ये बस इन्होंने क्या किया कि हेलीकॉप्टर वालों ने जो बताया, जो ऑपरेटर हैं यानी कि एयरलाइन ऑपरेटर, उन्होंने बताया कि सर हमारे पास ऐसा ऐसा है, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वैसा वाला है। इन्होंने खुद से कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया कि क्या पोटेंशियल है और क्या हमें आगे करना होगा। दूसरी चीज़ है कि रूल नहीं है, यानी कि अभी तक कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई रूल नहीं, मतलब रूल नहीं बनाए गए हैं कि जो रेमिटेंस हमसे कलेक्ट कर रहे हैं ये लोग, जो लेवी चार्ज लगा रहे हैं और जो दूसरों को चार्ज दे रहे हैं जो मतलब लॉस में है, जैसे कि अंडर सर्व्ड एरिया में जो कनेक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं, तो उसको रेगुलेट नहीं किया गया है प्रॉपरली, ठीक है। जैसे जो RCF यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी फंड बनाया गया है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे रेमिट करना है, उसके बारे में कोई रूल अभी तक फ्रेम नहीं किए गए हैं। और अगर कोई उसको वायलेट भी करता है तो उसके लिए कोई पीनल क्लॉज भी नहीं बनाया गया है। नॉन कंप्लायंस होता है इसकी वजह से, बिल्कुल नॉन कंप्लायंस होगा। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक रीजनल कनेक्टिविटी एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसका जो डिसीजन होता है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी, मतलब इस पहले के वायबिलिटी गैप फंडिंग को लेकर के इसने जो डिसीजन दे दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, वो एक्सेप्ट करना ही करना है सेल्फ, क्योंकि ये सेल्फ सर्टिफाई करके देता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखो ना कि आपको देखना चाहिए कि ये जो क्लेम कर रहा है दैट वो जेन्युइन है भी या नहीं है, उससे हमें लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें नहीं, उसने सेल्फ सर्टिफाई कर दिया, दैट मीन्स आपको पास करना ही करना है। और इसी वजह से 371 जो रूट बताए गए थे उसमें से केवल 112 रूट ही कंप्लीट हुए हैं। और बिग और स्मॉल एयरलाइंस कंपनी का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो बिग कंपनी है वो तो आराम से थोड़ा बहुत लॉस झेल भी जाती हैं, लेकिन जो स्मॉल एयरलाइंस हैं वो compete नहीं कर पाती बिग एयरलाइन से, क्योंकि उनके पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं होते हैं और इस हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है। यानी कि अभी जैसे फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस का प्राइस बढ़ रहा है, ऑपरेटर का रजिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये दोनों बढ़ने की वजह से जो ऑपरेटर हैं वो रजिस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है रीजनल रूट पे फ्लाइट चलानी ही नहीं है, क्यों चलाएं हम जब बेनिफिट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब कैग ने क्या बोला है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि फीजिबिलिटी देखो कि जिस रूट पे आप कनेक्टिविटी करना चाहते हो उसकी क्या फीजिबिलिटी है। साथ ही साथ आप ये देखो कि अगर मान लो वहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसकी कितनी सस्टेनेबिलिटी है लॉन्ग रन में। मान लो आज आपने फ्लाइट चलाई तो 3 महीने तक चलो कोई बात नहीं, 6 महीने तक भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे क्या पोटेंशियल है कि हाँ फ्लाइट में पैसेंजर आएंगे और अच्छा एक रूट बन जाएगा वो। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा करके काम अच्छा होगा। उसके बाद मॉनिटरिंग, हमें जैसे RCF लेवी की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए जैसे पीनल क्लॉज हैं तो वो लाने पड़ेंगे जिससे कि उसका सही से इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। और फिर जो है जो BGF है यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग है, उसको भी हमें सेल्फ सर्टिफाई नहीं, हमें खुद देखना पड़ेगा ना एक बार कि चीज़ें सही हैं भी या नहीं। उसने सर्टिफाई कर दिया, आपने पास कर दिया, भाई चेकिंग तो करो एक बार, क्रॉस वेरिफिकेशन तो करो एक बार, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड।
तो ये इससे पहले आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, ठीक है, ये नाबार्ड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और ये जो है अब ऑपरेट किया जाएगा NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बढ़िया से ऑपरेट किया जाएगा, और ये 10,000 करोड़ का फंड है। ओके, देखते हैं। देखो, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये 1988 में बनाया गया था अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट। अब इसका क्या मतलब है कि जितना भी, मतलब इसको सीधा सा मैंडेट इसका है कि आपको हार्नेस करना है और प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? मार्केटिंग पोटेंशियल ऑफ हाउसिंग नीड, कि जो हाउसिंग की नीड होती है सिटियों में ये बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हमें हार्नेस करना है और मार्केट में जो पोटेंशियल है उसको हमें प्रमोट करना है। और हम साथ में क्या करेंगे कि लो एंड मॉडरेट इनकम हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हर कोई हाई कॉस्ट के हाउसेस नहीं खरीद सकता है। जो रूरल एरिया से या कहीं से भी माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया में, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतने हाई क्वालिटी या फिर हाई पैसों में हाउस खरीद सकें। तो इसके लिए उन्हें हमें लो एंड मिड मॉडरेट इनकम हाउसिंग प्रोवाइड करनी है। तो यूनियन बजट में इस फंड की बात की गई है, और ये फंडेड किया जाएगा कैसे? जो भी इसको फंड कहाँ से मिलेगा? तो जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है बैंकिंग की, उसमें जो शॉर्टफॉल हो जाता है कई बार, जैसे मान लो उसकी रेंज 40% है, 40% में से मान लो 30% ही जो है बैंक लोन दे पाया उन पर्टिकुलर सेक्टर को जिसमें बोला गया है। तो जो 10% शॉर्टफॉल है, वैसे उसके लिए कई स्कीम चलाई जाती हैं, उसके तहत ही इसको पैसा मिलेगा NHB को, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, ठीक है। और इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, उसको एक सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो एक अच्छा फाइनेंस उसको मिल सके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, स्पेशली हाउसिंग को लेकर के, जिससे वहाँ पे ये सब चीज़ें और भी बेटर बन सकें। दूसरा है कि कवरेज की अगर हम बात करें, तो इसमें हम जो कवरेज करने वाले हैं वो टायर 2 और टायर 3 सिटी को करने वाले हैं। और उसमें कितनी है? टायर 2 में 459 और इसमें 580 सिटी को हम कवर करने वाले हैं। अलोकेशन ऑफ फंड की अगर हम बात करें, तो इसमें डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, उसके बेसिस पे आपको जो है फंड मिलेगा। एलिजिबल एक्टिविटी क्या है? कौन एलिजिबल हो जाएगा? क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी? तो देखिए, ये जो है, जो मिशन है और जो प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, उसी के साथ अलाइन है ये। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड काम किए जा सकते हैं, सैनिटेशन से रिलेटेड काम किए जा सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 5 करोड़ तक लोन ले सकते हो, और मैक्सिमम जो है आप 100 करोड़ तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नोडल एजेंसी की बात करें, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है रिस्पेक्टिव स्टेट का, वो इसका नोडल एजेंसी होगा, ठीक है। और वो साथ ही साथ क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव। अब इसमें क्या चीज़ें और कवर नहीं होती, तो जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, आपके मेंटेनेंस है, वो इसके परव्यू में नहीं आएंगे। या फिर जैसे हाउसिंग है, पावर है, टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब भी इसके अंदर कवर नहीं होंगे। जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो आपको रीपे करना होगा 5 इक्वल और एनुअल इंस्टॉलमेंट में, लेकिन 7 साल में, यानी कि 2 साल का आपको मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा। ये स्टेट के द्वारा बोरो किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 239 का 3 293 का सब सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये इसके बारे में था, थोड़ा हमने देखा कि कौन सा नोडल एजेंसी है, किस तरीके से फंड का लोकेशन होगा, क्या कवरेज है, किस किस को कहाँ पे ये काम करने वाला है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम ये चीज़ ला रहे हैं। तो सबसे पहला है कि हम चाहते हैं कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव हों। कैसे अचीव हों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 क्या बोलता है कि जो सिटी हैं उनको ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, सेफ बनाना है, रेजिलियंट बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है। तो अगर हमारा अर्बन एरिया अच्छा रहेगा तो हमारी सिटी में ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फुलफिल होगा। इससे टाउन प्लानिंग अच्छी आ जाएगी स्टेट के पास,
इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया हो जाएगा, जैसे कि वहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज भी आ जाएंगी। अर्बन जो कंजेशन है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो 40% पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2021 के तहत, वो टायर सेकंड और टायर थर्ड सिटी में जाते हैं, लेकिन अभी लोग डायरेक्टली मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने लगे हैं रूरल एरिया से। तो आप सोचो, डायरेक्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो टायर 1 और 2 सिटी में जाएंगे। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो कंजेशन है वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ओके राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत नेट को लेकर के। देखो, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, देखते हैं इस पे। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है 1.39 लाख करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए हैं, अप्रूव किए हैं भारत नेट प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए। अभी ये क्या चीज़ है समझते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि ये आपको फाइबर कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा लास्ट माइल तक विलेज लेवल पे। विलेज लेवल एंटरप्राइजेज इसमें काम करेंगी। इन विलेज लेवल एंटरप्राइजेज को हम बोलते हैं उद्यमी। और इस पूरे प्रोसेस को हम जो जो लोग इसमें काम करते हैं और जिस तरीके से इसमें आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम पूरे सिस्टम को बोलते हैं भारत उद्यमी, है ना। तो भारत उद्यमी जो है ये काम कर रहा है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि 50-50% शेयरिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो BSNL ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, तो BSNL अगर इसमें ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो BSNL को क्या करना है कि जो भी थर्ड पार्टी से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो BSNL को 50% मिलेगा और थर्ड पार्टी को भी 50% मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगा वो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करना चाहता है, और वो चाहता है कि जो 6,40,000 गांव हैं उनको नेक्स्ट 2 ईयर में इंटरनेट कनेक्शन वहां तक पहुंचे। और जो कॉस्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे मान लो यहाँ तक हमारा केबल आया है, किसी का घर यहाँ पे है, उसको कनेक्शन चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस आएगा इसमें जितना भी केबल लगेगा उसका जो लेंथ है, मतलब उसका जो कॉस्ट है, वो गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा। इसमें जो रूरल एंटरप्रेन्योर हैं उनको नीड है किस चीज़ की, उनको मतलब केवल क्या करना है, जो रूरल एंटरप्राइजेज हैं या फिर जो भारत उद्यमी को चला रहे हैं उनको केवल केबल को मेंटेन करना है और उसको ऑपरेशन उसको सही से ऑपरेट करना है। ठीक है, ये तीसरा पैकेज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। इससे पहले भी 2 चीज़ें अप्रूव कर चुके हैं। अब भारत नेट को थोड़ा समझते हैं टाइप। तो सेंटर सेक्टर स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। पर्पज क्या है कि हम चाहते हैं कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो हर ग्राम पंचायत में। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और जो फंडिंग है वो उसको किया जा रहा है USOF के द्वारा, है ना। ये फंडिंग वाला एजेंसी है गवर्नमेंट का जो बहुत सी चीज़ों में फंडिंग करता है। अब डेटा बैंक अगर देखा जाए तो देखिए 58% जो है रूरल टेली डेंसिटी है एज पर 2022। 816 मिलियन जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं 2022 के सितंबर तक। और 31st रैंक है इंडिया की अगर देखा जाए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। ओके, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले विलेज मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। अब जैसे बैंकिंग है विलेज में, पोस्ट ऑफिस है, तो वो और अच्छे से ऑपरेट करने लगेंगे क्योंकि उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी रहेंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि जो फार्मर है उनको ऑनलाइन हम टीचिंग करा सकते हैं कि पेस्टिसाइड को कैसे अप्लाई करना है, सॉइल टेस्टिंग कैसे करवाना है, मतलब सारी चीज़ें की जिससे एग्रीकल्चर में एक अच्छी प्रोडक्टिविटी आ सके। इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो। और जो एजुकेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन आप पा सकते हो। और दीक्षा है जैसे, और भी बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाएगा। इसके बाद ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट रहेगा तो विलेज लेवल पे ई कॉमर्स पहुंचेगा, और जिससे ई कॉमर्स कंपनियां भी अच्छी एक्सपेंड कर पाएंगी। और एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा क्योंकि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वहाँ पे पहुँच गया है, तो ई कॉमर्स से मान लो किसी के पास फ्लिपकार्ट है तो उसने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया तो वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय भी चाहिए पड़ेगा। तो इस तरीके से 2.5 लाख जॉब निकलने की संभावना है। ओके, अब चैलेंजेस क्या क्या हैं इसको समझते हैं। तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो है प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को लेकर के। डेडलाइन इसकी 2019 था, बट अभी तक भी काम चल रहा है, और वो उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन कोविड भी है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सपोर्ट की कमी देखी जाती है ना।
जैसे पावर सप्लाई वहाँ पे नहीं रहती है, पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा, क्योंकि आपके पास एक मॉडेम रहेगा, उस मॉडेम को ऑन होना चाहिए इंटरनेट आने के लिए, और जब वो मॉडेम ही ऑन नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्काई रॉकेट कॉस्ट इसकी कैसे हो गई है, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि डिले होने की वजह से, क्योंकि 2020-21 में अगर आप देखोगे तो ऑप्टिकल फाइबर की जो लेंथ है वो डबल हो गई है एक साल में ही, 2021-22 में वो डबल हो गई है एज कम्पेयर टू 20 और 21 के। लो यूटिलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का। अभी मार्च 2022 तक देखा गया था कि ओनली 27% तक ही जो है नेटवर्क पहुंचा है अभी, आउट ऑफ जो हम 100% सोच रहे हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छी नहीं है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि चलो कनेक्शन तो दे दिया, उसमें फ्रिक्वेंट फिर फॉल्ट आते रहते हैं, कनेक्शन का आउटेज होता रहता है, तो जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा नहीं आता है। और पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है बीएसएनएल की, बीएसएनएल खुद अभी जो है लॉस में चल रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ अब रिकवर होने लगा है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से क्या आ जाता है कि स्लो डिसीजन मेकिंग होता है, रेड टेपिज्म देखने को मिलता है, और जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो इसमें ज़्यादा आते नहीं, क्योंकि उन्हें इसमें कुछ ज़्यादा इंसेंटिव दिखता नहीं है। अब बात करेंगे कि क्या करना चाहिए आगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का भी पार्टिसिपेशन दिलाइए, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का लोकल एरिया में काफ़ी कुछ पकड़ होता है। अगर वो इस प्रोजेक्ट को बीएसएनएल के साथ मिलकर काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा काम कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इफ़िशियंसी इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की इम्प्रूव करनी होगी। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि वो इस चाइल्ड आ सकें, और अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा लोगों में। ओके राइट, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट इन इंडिया। इंडिया में जो मेजर पोर्ट हैं वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में बात करनी है। और इससे रिलेटेड इस ईयर यानी कि 2022 में एक क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, ये जवाहरलाल नेहरू वाले पोर्ट टर्मिनल से एक क्वेश्चन आया था। उसमें 3-4 टर्मिनल दिए गए थे, आप देखेंगे एग्जाम पेपर तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो वो कमेटी थी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर की, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट ऑफ इन द इंडिया, मतलब इंडिया के जो मेजर पोर्ट हैं जैसे कि ये वाले, तो ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं इनके बारे में उसने जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो इंडिया में जो पोर्ट होते हैं उनको 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ट्रैफिक के बेस पे डिवाइड किया जाता है 2 तरीके से, एक होते हैं मेजर पोर्ट और एक होते हैं माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं और यूनियन लिस्ट में लिखे जाते हैं शेड्यूल 7 में, ठीक है। इसका जो माइनर पोर्ट होते हैं वो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के अंदर में आते हैं और कंकरेंट लिस्ट में रहते हैं। तो 12 ही मेजर पोर्ट हैं, जबकि 213 जो है नॉन मेजर पोर्ट हैं, यानी कि आप कह सकते हो माइनर पोर्ट हैं। इसके लिए कुछ रूल भी हैं, जैसे कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट, इंडियन पोर्ट एक्ट, जो है 2 अच्छे लॉ हैं जिसके तहत इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको रेगुलेट किया जाता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि टर्न अराउंड टाइम का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई शिप किसी पोर्ट पे आता है या वेसल किसी पोर्ट पे आता है तो आने से जाने के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है, ये 2013-14 में 94 आवर्स हुआ करता था और अब जो है ये घट करके 52 आवर्स हो गया है। तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है इंडिया, यानी कि अच्छा काम कर रहा है। ट्रैफिक की अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये 555 मिलियन था 2013-14 में और अभी 795 मिलियन टन हो गया है 23-24 में, यानी कि पिछले 10 सालों में। कार्गो की अगर हम बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, 10% से इंक्रीज हुए हैं, लास्ट ईयर जितने थे उससे 10% इंक्रीज हो गए हैं। ऑपरेटिंग रेशियो भी जो है कम हो रहा है। ऑपरेटिंग रेशियो का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि आप मान लो जितना रुपये खर्च कर रहे हो और उससे कितना रुपये आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये है कि 100 रुपये 48 रुपये खर्च करने पे 100 रुपये मिल रहे हैं आज की डेट में, लेकिन ये पहले इतना नहीं था, ये पहले 53 खर्च करने पे आपको 100 मिलते थे। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़िया हो रही हैं तो ये भी हमारा सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, टर्न अराउंड टाइम बढ़ रहा है, कार्गो बढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग रेशियो कम हो रहा है, यानी कि बेनिफिट और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अब देखेंगे कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देखने को मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देखा जाता है, जैसे मुंबई पोर्ट है
तो उसमें पेंशन फंड लाइबिलिटी ही 13,000 करोड़ है। फिर नॉन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बहुत बेस्ट होता है, करीब 49% ही कैपेसिटी, जो जितनी इसकी कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है 49%, तो बाकी तो बेस्ट ही जा रहा है। और जो ट्रांसशिपमेंट हब होता है वो भी केवल 25% है इंडियन कार्गो का, तो ये भी एक दिक्कत है कि 75% जो है कम है। कनेक्टिविटी चैलेंजेस हैं कि जो पोर्ट होते हैं उनसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, रेल कंजेशन है वहाँ पे, जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर उससे क्या है कि मूवमेंट में नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा, चीज़ें वहाँ तक कैसे पहुँचेंगी, पोर्ट तक पहुँचाने की तो दिक्कत है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक तो आप पहुँचा दोगे, लेकिन इंडिया के इंटीरियर से पोर्ट तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक देखे जाते हैं इसमें। अब ये क्या चीज़ है भाई, दो चीज़ें हैं, लो कैपेसिटी है, दूसरी बात क्या है कि नॉन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, है ना। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे जैसे वहाँ पे रेलवे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और मेगा पोर्ट अवेलेबल भी नहीं है इंडिया में, है ना। केवल 5 मेगा पोर्ट हैं और 2 नॉन मेजर पोर्ट हैं, मतलब 5 मेजर पोर्ट हैं और 2 नॉन मेजर पोर्ट हैं, जिसमें केवल 100 MTPA कैपेसिटी है, बाकी पोर्टों में कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी, मतलब 100 MTPA कैपेसिटी अगर होती है तो उसको हम मेगा पोर्ट बोलते हैं। तो इंडिया में केवल 7 पोर्ट ही ऐसे हैं जिन पे ऐसा होता है, तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि हमारे जो पोर्ट हैं वो सारे मेगा पोर्ट्स बन जाएं। इसके बाद जो इनफ्लेक्सिबल टैरिफ स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड किए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मोर ये अट्रैक्शन अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि टैरिफ ज़्यादा होते हैं, चेकिंग ज़्यादा होती है गवर्नमेंट के, है ना, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसकी वजह से भी अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या एफर्ट डालने चाहिए? तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि इसके लिए हमारा क्या है, सागर मंथन डैशबोर्ड है, जिसमें हम रेगुलर मॉनिटरिंग देखते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं सागर सेतु ऐप से। इसमें क्या होता है कि वेसल्स आपका कहाँ पे है उसकी आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जब देख रहे हो तो क्या होता है, हर्डल आते हैं, तो उस हर्डल को हमें कम करना है। तो उस हर्डल को कम करने के लिए ही तो हम बोल रहे हैं आपसे कि नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल बनाया है एक, जहाँ पे आपको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आपको यहाँ से कस्टम लेना है, वहाँ से कस्टम लेना है, नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना है कि जो पोर्ट है उनको मॉनिटरिंग करना है सही से, उनके परफॉर्मेंस इंडिसेस देखने हैं कि कैसे काम कर रहा है। उसके लिए सागर उन्नति है जो कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर को कवर करता है, जैसे टर्न अराउंड टाइम है, ट्रैफिक है, ये सब चीज़ें। फिर हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि वहाँ पे या तो रेलवे, वैसे तो हर जगह रेलवे कनेक्टिविटी रहे तो ज़्यादा बेटर है ना। साइबर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, जैसे IT सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें वहाँ पे भी अच्छी करनी पड़ेंगी। और क्या है, डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा पोर्ट का, जिससे कि वेसल का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, या फिर जो हमें उसको डिटेक्ट करना है, तो जैसे RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, तो ये सब चीज़ें और अच्छे से काम कर सकें। फिर अब हम रिकमेंडेशन क्या दिया जाता है कि पोर्ट की एफिशिएंसी को और अच्छा करने के लिए, तो सबसे पहली बात की जाती है कि हमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि लोकल इकोनॉमी वहाँ की कैसी है, वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे हमें कनेक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। पोर्ट को हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ओल्ड चीज़ें और जो आउटडेटेड इक्विपमेंट है उनको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। पोर्ट को जो है मैकेनाइज करना पड़ेगा, यानी कि मैनुअल चीज़ों को हटा करके हमें चीज़ों को मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा, तो जिससे क्या है कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। PPP इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें, पोर्ट पर आए, है ना, तो उधर इन्वेस्ट करें, तो जब थोड़ा प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा तो चीज़ें और भी इम्प्रूव हो सकती हैं। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे पोर्ट एरिया है वहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करना चाहिए। जो है कनेक्टिविटी को तो बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि पोर्ट जो है जहाँ पे भी है वहाँ तक तो चीज़ें हमें पहुँचानी पड़ेंगी, वहाँ तक चीज़ें पहुँचानी है, वहाँ से वापस लानी है, तो जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतना अच्छा पोर्ट काम करेगा, उतना ज़्यादा लोग पोर्ट को प्रेफर करेंगे चीज़ें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में, ठीक है। इसके बाद जो है हमें जो है पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम को जो है एक्सटेंसिवली इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अगर ये सब चीज़ें हम करते हैं तो जो हमारे पोर्ट की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी।
ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिक्स सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन। माइनर इरिगेशन पर एक रिपोर्ट आई हुई है जो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने निकाली हुई है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एक यहाँ पे टर्म यूज हुआ है जिसका नाम है कल्टीवेबल कमांड एरिया, यानी कि हम इसको सीसीए पढ़ेंगे। सीसीए का मतलब सिंपल सा इतना है कि ऐसा एरिया जो फिजिकली इरिगेटेड हो सकता है किसी भी स्कीम से, यानी कि जैसे हमने उसमें माइनर इरिगेशन स्कीम है या ड्रिप इरिगेशन है, जो भी गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम होती हैं, उस स्कीम से कितना फिजिकली एरिया जो है इरिगेटेड हो रहा है उसको हम सीसीए बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। तो जब माइनर इरिगेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली माइनर इरिगेशन का मतलब क्या होता है, किस चीज को हम माइनर इरिगेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इंडिया में इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं उनको तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज मेजर, फिर मीडियम और माइनर। तो मेजर कौन से होते हैं, जिनका जो कल्टीवेबल यानी कि सीसीए जो है वो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा होता है। मीडियम वो होते हैं जिनका सीसीए 2,000 से लेकर के 10,000 के बीच में होता है, और माइनर वो होते हैं जिनका 2,000 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं। तो माइनर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट होते हैं ये दोनों यानी कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का यूज करके जो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। जबकि मेजर और मीडियम जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सरफेस वाटर का ही उसमें यूज किया जाता है। जैसे रिवर के थ्रू हमने मान लीजिए कोई चैनल बना दिया है ना, या फिर कोई डैम बना दिया, उससे हम इरिगेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे मेजर इरिगेशन सिस्टम हो जाएंगे, मीडियम इरिगेशन सिस्टम हो जाएंगे। लेकिन जो माइनर है उसमें जैसे कि हम मान लो ट्यूबवेल हो गया, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन का यूज करके मतलब ट्यूबवेल के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो सिस्टम होंगे उनको हम माइनर इरिगेशन बोलेंगे। जैसे चेक डैम हो गया, छोटा छोटा है ना। ओके, अब बात आती है कि जो माइनर इरिगेशन सिस्टम है इसको कौन इंप्लीमेंट करता है। तो देखिए माइनर इरिगेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और हर एक स्टेट के हिसाब से उसके लिए स्कीम्स आती हैं। जैसा स्टेट वो अपने अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग स्कीम लाएगा। एक पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान है जिसका नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि RMIS इसको बोलते हैं, जो कि 1987-88 में लाया गया था। बाद में इसका नाम चेंज किया गया जिसको रखा गया डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि DWRIS। लेकिन इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका केवल ये था कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाना है जिससे हमें ये पता चल सके कि जो माइनर इरिगेशन सेक्टर है उसका डेटा जब हमारे पास रहेगा तो हम ये देख पाएंगे कि कितने इफेक्टिवली जो है वो जो भी स्कीम्स हैं वो यूज हो रही हैं, ठीक है, उसकी कितने अच्छे से प्लानिंग हो रही है। पॉलिसी मेकर के लिए भी एक जो है डेटाबेस रहेगा तो पॉलिसी बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, वो एक एप्रोप्रिएट और अच्छी टारगेटेड पॉलिसी बना सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास डेटाबेस रहे। तो इसी को लेकर के ये डेटाबेस बनाया गया था जिस पे अभी सिक्स सेंसस आया हुआ है। तो ये डेटाबेस आपको समझ में आया ना कि इस स्पॉन्सर स्कीम के थ्रू बनाया गया था जिसका मेन काम था कि माइनर इरिगेशन सेक्टर से लेकर के सारा डेटा जो हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, अब सिक्स सेंसस में जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के थ्रू तो आई है जिसमें इरिगेशन सेंसस लाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, हमने देखा। लेकिन यहाँ पे जो पहला सेंसस लाया गया था वो लाया गया था ये हमारा रेफरेंस ईयर था उसके लिए, क्योंकि इसी ईयर में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। और बाद में इसको जो पब्लिश किया गया था पहली बार वो किया गया था नवंबर 1993 में। ठीक है, ये देखो जब सेंसस की हम अगर बात करते हैं तो सेंसस किसी भी फील्ड में हम सेंसस करें, चाहे वो पॉपुलेशन को लेकर के हो या किसी भी चीज को लेकर के हो, तो वो पॉलिसी मेकर के लिए एक डेटाबेस रेडी करता है और उस डेटाबेस के बेसिस पे पॉलिसी मेकर बहुत अच्छी पॉलिसी बना सकता है ना। अच्छे से प्लानिंग की जा सकती है, अच्छे से पॉलिसी बनाई जा सकती है, अब चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। अब बात करेंगे कि कैटेगरी कैसी कैसी होती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि ग्राउंड और सरफेस। ग्राउंड में क्या आता है, जैसे डगवेल जो जैसे हम लोग देखते हैं ऐसे कुएं होते हैं, खोदे रहते हैं, ठीक है। फिर बोरवेल, सेलो ट्यूब है ना, डीप ट्यूबवेल, इसमें जैसे टैंक बना दिया, चेक डैम बना दिया, ग्राउंड वाटर, इन सब से तो क्या फायदा होता है, जो सरफेस वाटर के प्रोग्राम होते हैं
माइनर इरिगेशन में। तो जैसे डैम बनाया, और ये डैम बहुत बड़ा डैम नहीं होता, चेक डैम टाइप का होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो यहाँ का लोकल नीड है इरिगेशन का वो तो फुलफिल हो ही रहा है, साथ ही साथ इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो भी अच्छा हो जाता है। अब इस स्कीम के क्या बेनिफिट हैं, तो देखो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। जैसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि बहुत ज़्यादा मतलब महंगा नहीं होता है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर भी इसको यूज कर सकते हैं आराम से, वो कुएं खोदने में ज़्यादा वो पैसा थोड़ी लगता है ना। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है, अच्छे से सब्सिडी मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, मशीन वगैरह में, ठीक है। और वाटर जो है इफिशिएंटली यूज होता है, वाटर का वेस्टेज कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अब तो जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, तो वाटर का वेस्टेज वगैरह बहुत कम होता है, स्प्रिंकलर है ना। तो इस तरीके की बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब जो रिपोर्ट आई है वो कैसी है, उसमें क्या हाईलाइट हुआ है, तो देखो रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक माइनर इरिगेशन को ही केवल इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब उसमें एक सेंसस और भी बनाया गया है वाटर बॉडी को लेकर के। तो ये कन्वर्जेंस है दोनों का, कि ये माइनर इरिगेशन स्कीम और वाटर बॉडी का हम एक रिकॉर्ड चाहते हैं कि पूरे इंडिया में कितनी वाटर बॉडी हैं, और रेफरेंस ईयर रहेगा 2017-18। इसने क्या बताया है कि 23 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम जो है 695 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं। इसमें से 94 यानी कि अप्रोक्सीमेट 95% जो है ग्राउंड वाटर बेस्ड है। ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि ग्राउंड वाटर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। अगर सरफेस वाटर बेस्ड हो तो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज और अच्छा होगा, और 5.2% जो है वो सरफेस वाटर बेस्ड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये स्कीम्स हैं माइनर इरिगेशन की, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। डगवेल जो है सबसे ज़्यादा शेयर रखता है माइनर इरिगेशन स्कीम में, उसके बाद सेलो ट्यूब और फिर मीडियम ट्यूब वगैरह। पिछले सेंसस में देखा जाए तो ये जो नंबर है अभी, ये 1.42 मिलियन से इंक्रीज हो गया है। पहले ये 22 के आसपास, और 22 से भी कम था, 21 पॉइंट समथिंग था। और ओनरशिप की अगर हम बात करें तो ओनरशिप ऐसा है कि प्राइवेट जो ये माइनर इरिगेशन स्कीम है, इसमें करीब 97% तो प्राइवेट ओन्ड है, और 3.4% जो है पब्लिक ओनरशिप है, ठीक है। और उसमें भी अगर देखा जाए जो इंडिविजुअली ओन्ड है यानी कि प्राइवेटली है, उसमें से 18% जो है वुमेन के द्वारा होल्ड की गई हैं, वुमेन के द्वारा ओन की गई हैं, ओके। और जितनी भी स्कीम यहाँ पे आ रही हैं तो उसमें से करीब 97% स्कीम ऐसी हैं जो वर्किंग है, ये न्यूज में है। 2.1% ऐसी जो अभी टेम्पररी बंद की गई हैं, और 0.9% ऐसी हैं जो परमानेंटली बंद कर दी गई हैं। अब इशू क्या है, तो सबसे बड़ा इशू आता है कि ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत वाटर का वेस्टेज होता है, इन्वायरमेंट पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जियोलॉजी पे भी उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी जो है टेक्निकली फीजिबल नहीं है, मतलब ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, ज़्यादातर एलुवाइल, मतलब एलुवाइल सॉइल में ये अच्छी रहती है, लेकिन हमारे यहाँ एलुवाइल सॉइल नहीं है। 70% इंडिया की सॉइल एलुवाइल नहीं है, नॉन एलुवाइल ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट जैसे यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर प्रोन है क्लाइमेट चेंज और ड्रॉट को लेकर के। जैसे ड्रॉट आ जाता है तो जो कुएं वगैरह होते हैं, डगबेल जिसको हमने बोला था, तो उसमें पानी कहीं कम हो जाता है। पानी कम हो जाएगा तो आप फिर कैसे सिंचाई करोगे, ओके। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब देखो ऑफशोर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो समंदर के अंदर जो भी मिनरल्स हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, इसके बारे में बात चल रही है कि उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए अमेंडमेंट बिल लाया गया है एक, जिसको प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया है। तो देखते हैं ये किसको अमेंड करेगा। 2002 का एक बिल है, ऑफशोर एरिया मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन 2002 का बिल है, उसको ये अमेंड करेगा। अब देखो ये क्या क्या करेगा, ये आपको बताता है कि कैसे डेवलपमेंट करना है और क्या कैसे रेगुलेट करना है मिनरल रिसोर्सेज को टेरिटोरियल वाटर में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, या फिर कोई भी अदर मैरीटाइम जोन में, कैसे इनको डेवलप और इनको रेगुलेट करना है। ऑफशोर मिनरल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर कंट्रोल और रेगुलेट किए जाते हैं यूनियन के द्वारा, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब ऑफशोर माइनिंग का क्या मतलब होता है,
ऑफशोर माइनिंग का सिंपली सा मतलब यह है कि आप जो है मिनरल डिपॉजिट को निकाल रहे हो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप मिनरल डिपॉजिट को निकाल रहे हो, कहाँ से, डीप सी वेट से या फिर एक पर्टिकुलर डेप्थ से जो 200 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑफशोर माइनिंग। ओके, अब देखेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है एक्ट में। तो लाइसेंसिंग को लेकर के थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि आपको एक्सप्लोरेशन करना है, प्रोडक्शन करना है या कुछ भी करना है तो अलग अलग लाइसेंस चाहिए पड़ते थे। अब जो है आपको कंपोजिट लाइसेंस मिल जाएंगे, ये एक बेनिफिट हुआ है। पहले इसकी वैलिडिटी 30 ईयर होती थी और फिर आप रिन्यू कर सकते थे 20 ईयर तक। अब इन्होंने कहा आप कंपोजिट लाइसेंस के साथ सीधा 50 ईयर ही इंजॉय कीजिए। ऑडिट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाता था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के द्वारा। और इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग राइट में इसमें दो तरीके से होता है कि आपकी बिडिंग होती है, बिडिंग से आप कर सकते हो या फिर कंपोजिट लाइसेंस लेकर के काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़े बहुत राइट रिजर्व रहते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास रिजर्व रहते थे ये सारे एरिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि थोड़े से कंपोजिट लाइसेंस दे करके उनको आउटसोर्स किया है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो गवर्नमेंट के पास रहेंगी, बाकी वो कंपोजिट लाइसेंस दे करके उसको एडमिनिस्टर करेंगे केवल। जैसे कि एटॉमिक मिनरल्स की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मिनरल जो है केवल गवर्नमेंट कंपनियों के लिए ही अवेलेबल होंगे। उनका एक्सप्लोरेशन हो, प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, वो केवल गवर्नमेंट कंपनीज को ही मिलेगा या गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब इसकी ज़रूरत क्या है अमेंडमेंट की, तो देखिए क्या ज़रूरत है समझते हैं। यूटिलाइज करना है हमें ऑफशोर मिनरल वेल्थ को, क्योंकि अभी तक कोई भी माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है ऑफशोर एरिया में, तो इसको एक्सप्लोर करने का टाइम है, तो इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क चाहिए था, तो हमने इसलिए लॉ लाया है। इससे लॉ के आने की वजह से क्या है कि इसमें जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, है ना। पहले ऐसा नहीं था, अभी कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है, तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग पहले मिसिंग थी, पहले ऐसा नहीं होता था, तो इसलिए जो है लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते थे प्राइवेट, तो अभी प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो पाती थी। अब प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉब्लम ये आती है कि कंसर्न बहुत सारे हैं। जैसे एक को इन्वायरमेंटल कंसर्न देखें तो मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो थ्रेट में है। क्यों? क्योंकि माइनिंग नोड्यूल्स को जब आप निकालोगे तो एक तो सबसे पहले क्या होगा कि सी वेड जो है, जो मतलब एक और नेचुरली जो सी वेड है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्पीसीज बहुत सारी एक्सटेंड हो जाएंगी, क्योंकि वो उसी तरीके के इन्वायरमेंट में रहती हैं, आप उनके इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो वो चीज़ है। और फिर जब आप कोई चीज़ निकालोगे तो ऐसे तो नहीं निकालोगे, आप मशीन्स वगैरह यूज़ करोगे, तो उससे जो है नॉइस और मरीन पॉल्यूशन भी फैलेगा। दूसरा क्या है, एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है कि जो लाइवलीहुड है, जो सी पे डिपेंड करते हैं, उनको भी तो इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर मरीन बायोडाइवर्सिटी पे कोई भी फर्क पड़ता है, जैसे मान लो वहाँ पे फिशेस की जो फिशेस पहले होती थी वो अब नहीं हो रही हैं, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है फिशरमैन पे पड़ेगा। और इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी देखी जाती है, क्योंकि यहाँ से आप जब जो मिनरल्स निकालोगे वो कहीं ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू ऑन सोर मिनरल के, है ना। और आपके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप जो है ज़्यादातर प्रिविलेजेस दे रहे हो किसको, गवर्नमेंट इंटिटीज़ को, ठीक है, और वो भी विदाउट कॉम्पिटिटिव बिडिंग। वो बिडिंग नहीं कर रही है, उसके बाद भी आप उनको जो है अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। समझते हैं क्या है। तो अभी रिसेंटली क्या है, होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम एक नए तरीके का वीज़ा अलाउ कर रहे हैं, दैट इज़ आयुष वीज़ा, जो कि फॉरेन नेशनल को दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए? जिससे कि हमारा मेडिकल और वेलनेस जो टूरिज्म है वो अच्छे से बढ़ सके इंडिया में। अब क्या चीज़ होती है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि देखो अब ऐसा करने से क्या क्या हमें फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो हमारी जो मेडिकल की वैल्यू ट्रेवल है, यानी कि मेडिकल के लिए जो लोग ट्रेवल करते हैं वो बढ़ जाएगी, उसमें एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। दूसरा क्या है, इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको भी एक ग्लोबल लेवल पे पहचान मिलेगी। आयुष को तो आप जानते ही होंगे, आयुष मतलब आयुर्वेदिक, योगा एंड नेट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये इस तरीके से होता है। और भी कई चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं जो हमारे इंडिया के एंशियंट टाइम में हुआ करती थी। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म क्या है और कैसे काम करता है।
देखो मेडिकल टूरिज्म, टूरिज्म हम समझते हैं कि जब भी कोई एक पर्सन अपनी कंट्री में या कंट्री के बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हम उसको टूरिज्म बोल देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जब कोई मेडिकल पर्पज से एक प्लेस से, यानी कि यहाँ पे स्पेशली बात की गई है चूंकि हम इंटायर कंट्री की बात कर रहे हैं, तो ये इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से होगा। तो एक मतलब आप ऐसे समझो कि कोई भी आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको हम बोल देंगे सिंपली कि वो मेडिकल टूरिज्म है। क्यों? क्योंकि वो क्या करना है, उसको लग रहा है कि हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया में ज़्यादा बेटर है, तो हमें इंडिया में ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इसीलिए वो आ रहा है। या फिर इंडिया का किसी दूसरी देश कंट्री में जा रहा है तो वो कंट्री उसको मेडिकल टूरिज्म बोलेगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती हैं, बहुत से इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो लोग जो है प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे बेटर सर्विसेज हो वहाँ पे जाया जाए। वेलनेस टूरिज्म क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन क्रॉस बॉर्डर को क्रॉस करता है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है इस उम्मीद से कि वहाँ पे उसकी वेलबीइंग अच्छी रहेगी, उसकी मेंटेनेंस अच्छी होगी, उसकी वेलबीइंग इनहेंस होगी। अब चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, इन्वायरमेंटली हो, किसी भी तरीके की हो, वहाँ पे उसको अच्छा लगेगा, इसीलिए उसको हम वेलनेस टूरिज्म बोलते हैं। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म को, तो ये बन जाता है हमारा वेलनेस इकोनॉमी। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस वेलनेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी और एक रोड मैप बनाया है इस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, जिसमें इनका एम क्या है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए और एक इकोसिस्टम बनना चाहिए मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म को लेकर के, जिससे हमारे इंडिया का एक ब्रांड बने और क्वालिटी अश्योरेंस भी मिल सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में आए। ठीक है, अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है? तो सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की। इसमें ये क्या करेंगे, ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रेवल बनाएंगे, यानी कि एमबीटी पोर्टल। यानी कि एमबीटी पोर्टल से आप जो है बुकिंग कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो और इसकी एक्सेसिबिलिटी सबको रहेगी। और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, एक नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड भी बनाएंगे, जो इस पूरे प्रोग्राम को अच्छे से देखेगा कि ये कैसे बढ़िया काम करेगा। यहाँ पे डेटा बैंक है जो इम्पोर्टेंट है। इंडिया की अगर रैंक देखी जाए तो 7वें नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया से करीब मतलब इंडिया में करीब 56 मिलियन ट्रिप्स होती हैं इन वेलनेस टूरिज्म में। और इसकी जो साइज है ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2025 तक ये साइज करीब 70 बिलियन तक हो जाएगी, है ना। तो आयुष को लेकर के, स्पेशली वेलनेस में यहाँ पे आयुष की बात चल रही है, तो आयुष को लेकर के तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी की साइज है इस पर्टिकुलर आयुष के फील्ड में, तो इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले तो क्या है कि जो वेलनेस है या फिर अल्टरनेट क्योर्स के लिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इसमें हमारी जो आयुष है वो एक यूनिक पोजीशन रखता है, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम की आर्ट है जिसको हमें प्रमोट करना होगा। लोग एलोपैथिक से परेशान हो रखे हैं, क्योंकि एलोपैथिक से आराम तो मिलता है लेकिन कई बार साइड इफेक्ट भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जबकि जो आयुष के थ्रू होता है जैसे कि आयुर्वेदा है तो उसमें थोड़ा इफेक्ट स्लोली होता है बट अच्छे से क्योर होती हैं चीज़ें। इसका दूसरा क्या है, लॉन्ग वेटिंग पीरियड। डेवलप्ड कंट्री में बहुत लंबी लाइन है तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, तो लोग उतना टाइम देना नहीं चाहते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि लोगों की डिमांड है लेकिन वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, जिस कंट्री में वो रहते हैं वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इसलिए वो दूसरी कंट्री में जाना प्रेफर करते हैं। और इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया की अभी कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और ये हमारे लिए कहते नहीं है कि सोने पे सुहागा वाला काम कर रहा है कि लोग आते हैं। अब जैसे आयुष का सेंटर मान लो जैसे धर्मशाला है, तो धर्मशाला जैसे छोटी सिटी को भी जो है उड़ान स्कीम ने कनेक्ट, मतलब उड़ान स्कीम ने जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। और उड़ान के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे लोगों को और भी फायदा है कि हाँ यार चलो कनेक्टिविटी अच्छी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है इंडिया में जा करके। इसके बाद क्या है कि जहाँ पे एजिंग कंट्री है, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन उस कंट्री की उसकी एज जो है 60 से भी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे लोग, काम करने वाले लोग कम है, तो वहाँ के लोग भी प्रेफर करते हैं कि हम चलो बाहर दिखा लेते हैं। इसका चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीजनल कंपटीशन देखने को मिलता है, जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर में भी इसी तरीके की एक्टिविटी चल रही है। और हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है मेडिकल को लेकर के,
उन्हें कोई इंटरनेशनल एक्रीडेशन नहीं मिला है अभी तक। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे एक जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल होता है, ठीक है। तो ये जो है यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो एक्रीडेशन देता है मेडिकल की फील्ड में, ठीक है। अगर ये आपके किसी भी हेल्थ केयर कंपनी को, सर्विसेज को, प्रोग्राम को एक्रीडेशन दे दिया तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। उससे ये श्योर हो जाता है कि पेशेंट की सेफ्टी अच्छी है वहाँ पे और क्वालिटी ऑफ केयर अच्छी है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ओवरसीज मेडिकल केयर नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरर। ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, या फिर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो इंश्योरेंस एक अपनी इंडिया की टेरिटरी तक ही वैलिड है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी जाते हो तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। इंडिया में आप कहीं पे भी जाओगे क्लेम हो जाएगा, लेकिन अदर कंट्री में जाओगे तो क्लेम नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम आता है, एक चैलेंज आता है। इसलिए जो है ये सेक्टर हमारा उतना अच्छे से मतलब नहीं बढ़ पा रहा है, लोग नहीं आते हैं कई लोग। और फिर क्या है कि स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है, जो है मिडिल मैन कई बार एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म के जो फैसिलिटेटर होते हैं वो भी लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए, आगे हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट जब हम इंपोर्ट करते हैं, जिससे कि कॉस्ट कम पड़ेगा और इन सारी चीज़ों का कॉस्ट कम हो जाएगा। मेडिकल और वेलनेस में हम एक डिप्लोमेसी ला सकते हैं लोगों के साथ, जैसे अलग अलग कंट्रियों के साथ बात कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करना पड़ेगा, स्पेशली जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो कि हम कर रहे हैं उड़ान की हेल्प से, ठीक है। फिर रेगुलेशन भी स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, ओवर चार्जिंग भी नहीं होगा, लोगों के साथ फ्रॉड भी नहीं होगा। ओके, अब हमारा एक और टॉपिक है जो है फार्मेसी से रिलेटेड, भाई मेडिकल की फील्ड में ही रिलेटेड है। तो इसमें भी अमेंडमेंट आया है, देखते हैं क्या है अमेंडमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट आया है ये एक्सटेंड करेगा जो फार्मेसी एक्ट 1948 है वो जम्मू एंड कश्मीर में, इसीलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है कि देखिए, कोई भी पर्सन जो पहले से एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है अंडर द जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 के तहत वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, या कोई भी पर्सन जो क्वालिफाइड है एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। पुराना लॉ हमें क्या कहता है, पुराना लॉ हमारा जो है रेगुलेट करता है, ठीक है, फार्मेसी की प्रैक्टिस को, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मैंडेटरी है। एक्ट जो है ये मैंडेट करता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होनी चाहिए। साथ ही साथ ये रेगुलेट करता है फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में। ये इसके पास पावर होता है कि ये फार्मासिस्ट को हटा सकता है, उसके नाम को हटा सकता है, उसकी मतलब जो भी शॉप है, उस मेडिकल जो शॉप है उसको सीज कर सकता है अगर वो फ्रॉड पाया जाता है, तो पेनल्टी भी लग सकती है, और यहाँ पे एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर फ्रॉड का केस है तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा बैंक देखेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो फार्मेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाई वॉल्यूम इंडिया जो है दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट जो है कंट्री है। इसके बाद अगर देखो तो जो 60% जो ग्लोबल लेवल पे वैक्सीन चाहिए पड़ती हैं वो इंडिया से ही आती हैं। 70% जो WHO की डिमांड है DPT और BCG वैक्सीन की वो इंडिया से ही फुलफिल होती है। 90% जो WTO की डिमांड है मीसल्स को लेकर के वो भी इंडिया से ही फुलफिल होती है। और अगर आप देखा जाए तो जो ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई होती है बाई वॉल्यूम, उसमें 20% शेयर है इंडिया का, अगर हम जेनेरिक मेडिसिन की बात करें तो। ओके, अब फार्मेसी सेक्टर की थोड़ी सी बात कर ले तो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल है ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे। क्यों? क्योंकि ये जेनेरिक ड्रग्स देता है, ओवर द काउंटर OTC मेडिसिन देता है, बल्क ड्रग देता है, रिसर्च वगैरह थोड़ा बहुत करता है, और बायोलॉजिस्ट, बायोसिमिलर्स, वैक्सीन, ये सब चीज़ें देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिगेस्ट सप्लायर है लो कॉस्ट वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन बहुत ही कम रेट पे प्रोवाइड कराई जाती हैं इंडिया के द्वारा। अब क्या क्या इशू आते हैं, तो इंडिया जो है हैवी डिपेंडेंट है चाइना पे, किस चीज़ के लिए? API के लिए। और API का जो है कॉस्ट अगर हम इंडिया में बनाते हैं तो वो ज़्यादा महंगा बनता है, 20% कॉस्टलियर है।
इसके बाद क्या है कि एपीआई की प्राइस भी अभी बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फ्राइट कॉस्ट बढ़ गई है, सॉल्वेंट वगैरह भी बढ़ गए हैं क्रूड की वजह से, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में भी जो है प्रॉब्लम होती है। आरएनडी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो फेक प्रोडक्ट भी चल रहे हैं। एसोचैम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो करीब इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें 25% तक तो फेक मेडिसिन चल रही हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी प्रॉपरली नहीं दिए जाते हैं, और ये एक बड़ा चैलेंजेस है। इसके बाद अगर देखें तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करना चाहिए कि हमें जो एक्सपोर्ट है उसको हमें एक्सपेंड करना चाहिए। दूसरा क्या है, एक रिसर्च सिस्टम अच्छा लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लिनिकल ट्रायल है उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, हाई टेक स्टार्टअप को सपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें वेल फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जिससे कि ग्लोबल टैलेंट वहाँ पे अट्रैक्ट हो सके। ओके। और साथ ही साथ अगर हम चाहें तो एक मिनिस्ट्री भी बना सकते हैं अलग से, जैसे कि आयुष बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनी हुई है। तो फार्मास्यूटिकल के फील्ड में अगर बना दिया तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, एक अलग मिनिस्ट्री हो सकती है इसमें, तो और भी बेटर परफॉर्म करेंगी। थैंक यू गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही। इसकी जो शॉर्ट्स न्यूज रह गई हैं वो सिक्योरिटी वाले लेक्चर में कवर कर देंगे। आज थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगेन आपसे वही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने वीडियो देखा है, आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं चाहता हूं कि इस सीरीज़ को बहुत ही बेटर बनाया जा सके, जो सबके लिए अंडरस्टैंडिंगबल हो, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।